सेक्शन 45, सेक्शन 45 चैप्टर खत्म करते हैं, फिर फटाफट एक क्विक रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर का, ठीक है, छोटू सा। सेक्शन 45 क्या बोलता है? लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन। चलिए यहां पे समझना, हम यहां पर मान के चल रहे कि फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, फर्म क्या हो गई है? डिसॉल्व हो गई है, सेक्शन 5, ठीक है। चलिए हम नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब समझते हैं, क्या होता है बताओ, नॉटविथस्टैंडिंग मतलब क्या? वर्ड की मीनिंग, तुम उस कंसेप्ट में चले गए है ना, मैं भी वर्ड की मीनिंग की बात करती। अगर मैं वर्ड की मीनिंग की बात करूं तो क्या है कि भैया जो हम बोलेंगे वही सही है, वही प्रिवेल करेगा, बाकी सारी चीजें प्रिवेल करने वाली नहीं है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अभी किसकी बात हो रही है यहां पे? उन्होंने क्या बोला? नॉट विथ स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म डिसॉल्व हो गई है, फर्म डिसॉल्व हो गया है, उसके बावजूद भी हम जो बोल रहे हैं उसे आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं उसे आपको मानना पड़ेगा। The partner continue to be liable as such to third party for the any act done by any of them which would have been, वापस फर्म खत्म हो गई है उसके बावजूद भी लाइबिलिटी रहेगी, कंटिन्यू टू बी लाइबल। भाई फर्म तो खत्म, भैया सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, नहीं, आप थर्ड पार्टी के लिए उसके बावजूद भी क्या रहेंगे? लाइबल रहेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हेडिंग साफ साफ ये बोलती है कि भैया पार्टनर्स की लाइबिलिटी है फर्म के डिसॉल्व होने के बाद भी, अगर उन्होंने क्या नहीं दिया? पब्लिक नोटिस नहीं दिया। अगर उन्होंने क्या नहीं दिया? पब्लिक नोटिस नहीं दिया। तो यहां पर इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे, पहले आ जाओ सिंप्लीफाई, पहले आ जाओ सिंप्लीफाई। सेक्शन 45 बोलता है जनरल रूल विद एक्सेप्शन। सेक्शन 45 क्या बोलता है? जनरल रूल विद एक्सेप्शन। जनरल रूल, जनरल रूल साफ बोला जाता है, इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, even after dissolution of the firm, partner are still responsible to the outsider। अगर आपकी फर्म, हमारी पूरी फर्म थी, आज डिसॉल्व हो गई है, लेकिन उसके बाद भी हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे थर्ड पार्टी के लिए। क्यों? क्योंकि हमने क्या नहीं दिया? क्योंकि हमने क्या नहीं दिया है? पब्लिक नोटिस नहीं दिया। फर्म हमारी डिसॉल्व हो गई है, पब्लिक नोटिस दे देना चाहिए था। अगर फर्म डिसॉल्व हो गई और हमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया और ये किसी थर्ड पार्टी को पता नहीं है और हम जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम जाके क्या कर लेते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो भाई उस थर्ड पार्टी को तो नहीं पता, उसे तो लगा भैया फर्म है, तो फर्म उसके लिए लाइबल रहेगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर आपको बचना है तो ये थर्ड पार्टी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, बोल सकते हो थर्ड पार्टी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। साफ बोला गया भैया पब्लिक नोटिस दो ना। अगर पब्लिक नोटिस देने के बावजूद फिर भी अगर वो जानबूझकर करता है तो फिर फर्म अब लाइबल नहीं है, ठीक है। तो जनरल रूल हम पढ़ रहे हैं, जनरल रूल क्या बोलता है? पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है तब भी स्टिल अगर आप आगे चलकर डिसॉल्व होने के बाद भी कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो, फर्म उसके लिए लाइबल रहेगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया डिसोल्यूशन का, ठीक है। कंटिन्यू, इफ एनी पार्टनर डज द सेम टाइप ऑफ बिजनेस वर्क, सेम टाइप ऑफ, हमारा काम था रॉ मटेरियल, मिस्टर एक्स था जिससे हम रॉ मटेरियल खरीदते थे, वो हमें सप्लाई करता था। जब हमारी फर्म डिसॉल्व नहीं हुई थी, डिसॉल्व होने के बाद दोबारा से हम उसके पास जाते, तो हम रेगुलर काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? रेगुलर काम। तो हम वही सेम टाइप ऑफ बिजनेस वर्क करें विच द फर्म यूज्ड टू डू बिफोर द डिसोल्यूशन, देन द पार्टनर्स में रिमेन लाइबल। हम यहाँ पर बोले ना कि स्टिल लाइबल, स्टिल लाइबल, तो इसको और क्लैरिटी दे रहे हैं कि भैया स्टिल लाइबिलिटी हमारी उस काम के लिए जो रेगुलर बिजनेस है, जो क्या है? रेगुलर बिजनेस। हमने एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ और काम किया, हमने किसी और के साथ डील किया, या फिर हमारा जो रेगुलर काम नहीं है, हमारा जो रेगुलर काम नहीं है, तो उसके लिए हम लाइबल नहीं है। तो जनरल रूल क्या बोलता है? डिसोल्यूशन के बाद अगर आप कुछ भी काम करते हो, वो काम करते हो, वो काम करते हो जो आपका क्या है? रेगुलर काम है, आपने वो बिना पब्लिक नोटिस के दिया, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे, ठीक है। अब ये तुम्हारी बुक की लैंग्वेज, नॉट विथ स्टैंडिंग द रेजोल्यूशन, सॉरी डिसोल्यूशन, ये लैंग्वेज बताओ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नॉट विथ स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, द पार्टनर कंटिन्यू टू बी लाइबल एज सच, किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए। एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम, कौन से काम के लिए लाइबल रहेंगे? एनी एक्ट डन बाय, ठीक है, देम विच वुड हैव बीन, ये है वो, एन एक्ट ऑफ द फर्म इफ डन बिफोर द डिसोल्यूशन। क्या मैं इसे बोल सकती हूँ एन एक्ट ऑफ द फर्म इफ डन बिफोर द डिसोल्यूशन? आप डिसोल्यूशन से पहले जो भी रेगुलर काम कर रहे थे
वो रेगुलर काम आप आफ्टर डिसोल्यूशन करते हो तो उसके लिए आप लाइबल हो। मतलब कि यहाँ पे वो क्लियर स्पष्ट तरीके से आपको ये बोल रहा है कि भैया हम उन कामों की बात नहीं कर रहे हैं जो रेगुलर काम नहीं है। बात समझ में आई? अनटिल जब तक आप क्या नहीं दे दो पब्लिक नोटिस। क्या पहला जनरल रूल समझ में आया? जनरल रूल समझ में आया तो बस मैंने आसान लैंग्वेज में आपको ये बता दिया कि डिसोल्यूशन के बाद भी लाइबिलिटी बनी रहेगी अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। आपकी लाइबिलिटी किस चीज को लेकर बनी रहेगी? उस काम के लिए बनी रहेगी जो आपका रेगुलर काम है। दैट्स इट। जनरल रूल क्लियर है? अब आपकी बुक ने उसके बाद क्या दे रखा है? एक्सेप्शन। बस मैंने इसे पॉइंट वाइज कर दिया। आपकी बुक ने इसे पैराग्राफ वाइज दे रखा है। आप चाहो तो ये पार्टनर हुड आए, ठीक है, इंसॉल्वेंट पार्टनर इसमें लिख दो जो कि इनएक्टिव है ना, जो लोगों को पता ही नहीं कि ये पार्टनर। तो ये इन्होंने बस आपको पैराग्राफ में दे रखा है, मैंने इसका आपको बस शॉर्ट वर्जन। चलिए, तो तीन हेडिंग सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट ये वाला। चलो, तीन यहाँ पे एक्सेप्शन है। पहले एक्सेप्शन क्या लिखा है? डेथ। जरा मुझे बताइए, सबका मुझे आप बताना पब्लिक नोटिस देना है कि नहीं देना, ठीक है? डेथ के केस में दो ना दो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, देने की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटी उसी दिन से खत्म जिस दिन डेथ हो जाती है। याद आया? रिटायरमेंट देना पड़ेगा। चलो, दो सिचुएशन, एक्टिव इनएक्टिव। अगर एक्टिव है तो देना पड़ेगा, इनएक्टिव है तो नहीं है, देने की जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं दिया तब भी उसकी लाइबिलिटी उसी दिन से खत्म। तो डेथ के केस में समझ में आ गया कि भैया जिस दिन डेथ उस दिन उसकी लाइबिलिटी खत्म, ठीक है? रिटायरमेंट, जिस दिन रिटायरमेंट, लेकिन वो रिटायरमेंट किसका हो रहा है? इनएक्टिव पार्टनर का हो रहा है, तो उसकी लाइबिलिटी खत्म। उसको तो वैसे ही मिस्टर एक्स ने जानता था, वो सप्लायर उसे जानता ही नहीं था, इनएक्टिव पार्टनर को, तो उसे नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो पहला केस यही बोल रहा है भैया अगर इनकेस डेथ हो जाती है, इनकेस क्या हो जाती है? डेथ, तो लीगल हायर इज नॉट लाइबल आफ्टर द डेथ। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि भैया आज हमारा डिसॉल्व हुआ, लेकिन कल से हमने कुछ भी खरीदा, और हमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो हम सब लाइबल है। जनरल रूल बताओ, हम सब लाइबल है क्या? ये समझ में आ गया? क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो फ्यूचर के काम के लिए हम लाइबल है। अब हम ये कह रहे कि फ्यूचर की लाइबिलिटी लग रही है, लेकिन फ्यूचर की लाइबिलिटी इन तीनों पे नहीं लगेगी। जिसकी डेथ हो गई है, क्या उस पे फ्यूचर की लाइबिलिटी लगेगी? नहीं भैया, वो तो खत्म हो चुका है। फिर मैंने अभी आपको बताया कौन सा? रिटायरमेंट वाला केस, सीक्रेट या फिर अननोन पार्टनर, या फिर मैं इसे क्या बोलूं? इनएक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। तो साफ, इफ थर्ड पार्टी डिड नॉट नो दैट द पर्सन वाज अ पार्टनर देन ही इज नॉट लाइबल आफ्टर द रिटायरमेंट। पब्लिक नोटिस नहीं दे, इसे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन उसका रिटायरमेंट हो गया तो उसकी लाइबिलिटी खत्म। तो फ्यूचर की लाइबिलिटी के लिए ये भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या दो केसेस अच्छे से समझ में आया? चलिए, जरा मुझे इंसॉल्वेंट का केस बताइए। इंसॉल्वेंट के केस में क्या होता था? दिवालिया निकलता तो कौन आता था उसके बाद? असाइनी आता था। जिस दिन इंसॉल्वेंट उस दिन उसकी लाइबिलिटी खत्म। क्योंकि अब क्या होता है, आज अगर मैं आज इंसॉल्वेंट होती हूं तो मेरा अब ऑफिसर आएगा, वो अपनी प्रोसेस चालू कर देगा। तो अभी तक के, इससे पहले के काम के लिए अगर मैं यहाँ पे ये बताऊं कि भैया इन दिन मैं इंसॉल्वेंट बन गई तो उसके लिए मैं सब लाइबल रहूंगी, लेकिन इस दिन के बाद से क्या मैं लाइबल हूं? क्या नहीं? तो मेरी लाइबिलिटी तो वैसे ही खत्म हो गई आफ्टर इंसॉल्वेंट। तो भैया डिसोल्यूशन में नोटिस दिया हो नहीं दिया, इससे मुझे क्या कोई फर्क पड़ रहा है? क्या नहीं? तो इन तीन केसेस में एक्चुअल में पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इस कारण से ये बच रहे। वापस जनरल रूल, हम बिजनेस कर रहे हैं, डिसॉल्व हो रहा है, पब्लिक नोटिस देने का। पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो भैया आगे की जितने भी काम होंगे, अगर मैं एक अकेला पार्टनर कोई बिजनेस की डील कर आता हूं जो रेगुलर काम है मेरा, उसके लिए हम सब लाइबल। लेकिन आगे के कामों के लिए ये तीन लोग लाइबल नहीं है। पहला डिजीज डेथ वाला, दूसरा इंसॉल्वेंट, तीसरा इनएक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, अननोन पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, कुछ भी उसे बोलो, कुल मिला के इसको कोई जानता नहीं। और इन तीनों केसेस में क्योंकि हमें पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं थे, इस कारण से ये सेफ हो गए। मतलब इनकी लाइबिलिटी फ्यूचर की नहीं बनती, बाकी सबकी बनेगी। क्लैरिटी। जनरल रूल समझ में आया? एक्सेप्शन समझ में आया? पक्का? चलिए, सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बोलता है पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन मे बी गिवन बाय, कौन दे सकता है? एनी पार्टनर। फर्म डिसॉल्व हो गई है, इसका पब्लिक नोटिस देना है। ये पब्लिक नोटिस देगा कौन? इन्होंने कहा भैया किसी को भी, है ना, कोई भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी एक ने भी दिया, देवांश ने दिया, मुझ ने दिया, किसी ने भी दिया, तो मान लिया जाएगा कि भैया फर्म डिसॉल्व हो गई है। तो पहला काम ये है, अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर की लाइबिलिटी से आप बच जाओ तो आपको पब्लिक नोटिस देना चाहिए। इफ इन केस अगर आप नहीं देते हो तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी। तो अब वापस से हेडिंग में आएंगे, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर
डन आफ्टर द डिसोल्यूशन। क्या डिसोल्यूशन के बाद भी लाइबिलिटी बनती है? जनरल रूल, डिसोल्यूशन जनरल रूल, पहले नॉर्मल, इसको अगर मैं हटा दूं, मैं क्यों डिसॉल्व फॉर्म डिसॉल्व, अब आगे की लाइबिलिटी हमारी थोड़ी ना है, हम अज्यूम करें कि भैया पब्लिक नोटिस दिया है। अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो भैया आपकी लाइबिलिटी बनती है। यहां हमने सेक्शन 45 में यही पढ़ा कि भैया आप बिना पब्लिक नोटिस दिए डिसॉल्व नहीं कर सकते। इफ इन केस आप डिसॉल्व कर रहे हो तो आगे के काम के लिए सारे के सारे पार्टनर आप लाइबल रहेंगे, पहला। लेकिन हम किन कामों की बात कर रहे हैं? हम किन कामों की बात कर रहे हैं? जो रेगुलर काम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं। अभी मैं केसेस आपको दिखाऊंगी, उन केसेस में ख्याल रखना कि भैया काम किस टाइप का है, सिचुएशन किस टाइप की है। तो आपको फैक्ट्स दिए होंगे कि भैया ये रेगुलर काम था, ठीक है, लेकिन इसने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम किया। अगर आउट ऑफ द बॉक्स काम किया तो इसके लिए फिर फर्म लाइबल नहीं है, क्योंकि सामने वाले को फिर ज्यादा क्रॉस चेक करना चाहिए था कि भैया ये तो रेगुलर काम नहीं, मैं जरा पता करूं फर्म में कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही। पता चला भैया फर्म तो है ही नहीं। क्लैरिटी है पक्का? तो सेक्शन 45 अब तुम्हारी बुक से एक बार रीड करूं। स्टार्टिंग का फर्स्ट वाला समझ में आ गया था, सेकंड रीड करूं। प्रोवाइडेड दैट किसकी प्रॉपर्टी? स्टेट ऑफ पार्टनर जिसकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है, डाई। और हु इज, क्या लिखा है? एडजुडिकेट का मतलब क्या था? एडजुडिकेशन चलता था, मतलब कि डिसीजन आ चुका है, ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, एडजुडिकेट ऑर्डर आ चुका है। एडजुडिकेट एन इंसॉल्वेंट मतलब जो डिक्लेयर हो चुका है कि भैया ये इंसॉल्वेंट है। दूसरा, ऑफ द पार्टनर मैंने ऊपर लिख दिया इनएक्टिव, लैंग्वेज रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। पार्टनर हु नॉट हैविंग बीन नोन टू द पर्सन डीलिंग विद द फर्म टू बी अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर, लेकिन कौन सा वाला? इनएक्टिव वाला, ठीक है। नॉट लाइबल अंडर दिस सेक्शन फॉर द एक्ट डन आफ्टर द डेट ऑन विच, जिस दिन उसने अपनी पार्टनरशिप छोड़ दी उस दिन से वो अब लाइबल नहीं है। पहले दो पैराग्राफ समझ में आ गए। चलिए नीचे, नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 जो ऊपर बात बोल रखा है वो कौन दे सकता है? एनी पार्टनर। ये समझ में आ गया, ये मेन प्रोविजन, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या लिखा है यहाँ, किया क्या जा रहा है? प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। थोड़ा सा समझना कि इनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। यहाँ प्रोटेक्शन ना दोनों को दिया जा रहा है, उस थर्ड पार्टी को भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, और किसको दिया जा रहा है? भैया हम सारे पार्टनर्स एक दूसरे को भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। समझना, आज डिसॉल्व हो गई है, आज हमने क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। आज है 26, ठीक है, 26 में आज हमने डिसॉल्व कर दिया, ठीक। अगर हमने आज डिसॉल्व कर दिया तो भैया कल को, और पब्लिक नोटिस दे दिया, सबको पता चल गया। अब यहाँ पर 28 मई को मैं जाती हूँ मिस्टर एक्स के पास और गुड्स खरीद लेती हूँ। तो अब तो म्यूचुअल एजेंसी नहीं है ना, क्योंकि पब्लिक नोटिस दे चुके हैं, डिसॉल्व हो चुके हैं। जिस दिन डिसॉल्व उस दिन म्यूचुअल एजेंसी खत्म, लेकिन क्योंकि हमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो इसलिए हम रिस्पॉन्सिबल है। तो भैया अब 28 को म्यूचुअल एजेंसी हमारी खत्म, मतलब 26 को ही खत्म हो चुकी है, मैं 28 को जाके कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ। तो भैया अब मेरी इसमें गलती, मेरा इसमें लॉस, क्या आपका कोई लॉस है क्या? नहीं, क्योंकि डिसॉल्व हो चुका हो, पब्लिक नोटिस दे चुके, तो तुम्हें भी बचाया जा रहा है। और साथ में किसे बचाया जा रहा है? उस मिस्टर एक्स को बचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया एक्स को भी पता चले कि भैया अब तुम फर्म से डील नहीं कर रहे हो, आप किससे डील कर रहे हो? पर्सनली मुझसे कर रहे हो। तो सोच समझ कर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करना, क्योंकि बाकी सारे पार्टनर को आप नहीं पकड़ पाओगे। तो यहाँ पे 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव है। पहला, प्रोटेक्शन द थर्ड पार्टी डीलिंग विद द फर्म हु हैव नो नोटिस प्रायर डिसोल्यूशन। दूसरा, किसकी बात हो रही है? ऑल्सो प्रोटेक्ट पार्टनर्स ऑफ द डिसॉल्व फर्म फ्रॉम द लाइबिलिटी टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी। तुम पार्टनर्स के भी सर पे लाइबिलिटी नहीं आएगी, और उसे भी पता चल जाएगा वो डील सिंगल पर्सन से कर रहा है, ना कि किसी फर्म से। तो 2 ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, 2 पर्पस है। उस थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करना है जिसे पता ही नहीं है डिसॉल्व है, और साथ में तुमको प्रोटेक्ट करना है जो मेरी हरकत के लिए जो तुम अभी जिम्मेदार हो जाते अगर पब्लिक नोटिस नहीं देते तो। क्लैरिटी है पक्का? तो हो सकता है सिंगल क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाए कि भैया क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक। चले फटाफट एग्जाम्पल देखेंगे। मिस्टर एक्स और वाई बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप का, कब से? सेवरल ईयर्स। एग्जीक्यूट ऑन द डिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर डीड को आपने डिसॉल्व कर दिया फ्रॉम द डेट, बट फेल टू गिव द पब्लिक नोटिस। 1 तारीख को उन्होंने डिसॉल्व किया लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया। अब पब्लिक नोटिस नहीं दिया डिसोल्यूशन का, 20 दिसंबर को एक्स बोरो करता है इन द फर्म नेम, ठीक है, सर्टेन सम।
एक्स और वाई दो पार्टनर थे, एक पार्टनर जाके क्या कर देता है भैया, बोरो कर लेता है ऑफ द मनी फ्रॉम दी आर हु हैव, जिसको डिसोल्यूशन का नॉलेज नहीं था, इग्नोरेंट था वो, ठीक है। इन सच केस वाई ऑल्सो वुड बी लाइबल फॉर द अमाउंट बिकॉज नो पब्लिक नोटिस, मतलब एक्स ने जाकर लोन लिया, एक्स ने जाकर भैया उधार में काम किया, अब वाई भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया। अगर चाहते हो आगे की फ्यूचर की लाइबिलिटी से बचना तो पब्लिक नोटिस तो देना पड़ेगा, और एक्टिव लोग को तो वैसे ही देना चाहिए। अगर वाई है ना, वाई क्या होता, इनएक्टिव होता, तो वैसे ही कोई टेंशन नहीं थी। क्या ये बातें समझ में आई? फर्म डिसॉल्व होगी, ये बात बताना पड़ेगा। नीचे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम फिर से बताएंगे, एक्सेप्शन टू दी रूल जो ऊपर उन्होंने बताया, एग्जाम्पल दैट इज इवन वेयर द नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन नॉट बी गिवन विल बी नो लाइबिलिटी सब्सिक्वेंट एक्ट इन केस ऑफ, कब, ऊपर बता चुके, बस यहाँ इन्होंने थोड़ा अच्छे प्रेजेंटेशन में बताने का ट्राई किया। तो बुक रिपीट करती है, सेम वही, डिजीज पार्टनर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इनएक्टिव को क्या बोल दिया इन्होंने, डोरमेंट पार्टनर बोल दिया, पार्टनर हु हैव नॉट नोन एज अ पार्टनर टू द पर्सन डीलिंग विद द फर्म। डन। सेक्शन 45 कंप्लीट है क्या, पक्का? तो थोड़ी देर में केसेस देखेंगे, है ना, थोड़ा सा भुला दूं तुम लोग को दूसरे सेक्शन से, ठीक है। चलो सेक्शन 46, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। बिजनेस खत्म, बिजनेस डिसॉल्व, डिसॉल्व होने के बाद पार्टनर्स के क्या क्या राइट, बस कुछ नहीं, पैराग्राफ है, मैंने पॉइंट वाइज बताया। चलो, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म जैसे डिसॉल्व होती है क्या राइट्स है, क्या राइट्स है भाई, उसका जो हक बनता है उसको दे दो, लेकिन क्या सबसे पहले उसका हक उसे दिया जाएगा कि कुछ उधार उधार चुकाया जाएगा, क्रेडिटर्स को चुकाया जाएगा। फर्म एसेट या फर्म की जो प्रॉपर्टी है विल फर्स्ट टू बी यूज टू पे ऑल दी डेट्स एंड लाइबिलिटी। राइट्स क्या है पार्टनर्स के, राइट्स क्या है, राइट्स हैं उसके, लेकिन सबसे पहला काम आपको उधार चुकाना है, जो भी डेट से लाइबिलिटी है सबसे पहले फर्म की प्रॉपर्टी से हम उधार चुकाएंगे, ठीक है। आफ्टर पेइंग द डेट द रिमेनिंग बैलेंस, अगर कुछ सरप्लस है, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर राइट एंड शेयर। पहले उधार चुकाएंगे, फिर इफ इन केस बचता है तो बांटा जाएगा। उधार चुकाया, बांटा, है ना, सब उधार उधार चुका दिया, लेकिन तब भी लॉस है, अच्छा खासा लॉस है, तो क्या करना पड़ेगा, तो लेकर आना पड़ेगा। बच गया तो फर्म का लेकर जाओ अपने घर, ठीक है। नहीं बचा, उल्टा देना पड़ रहा है, तो भैया देना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी हम ये मान के चल रहे कि भैया सरप्लस अमाउंट है तो उसका राइट बनता है उस सरप्लस अमाउंट पे, लेकिन फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, डेट्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। चलिए, एवरी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज राइट टू डिमांड हिज प्रॉपर सेटलमेंट। कोई भी पार्टनर क्या मांग सकता है, अपना प्रॉपर सेटलमेंट की डिमांड कर सकता है, क्योंकि कंपनी सॉरी क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, लायबिलिटी पे ऑफ हो चुका है, तो उसका जितना बनता है उसे मिलना चाहिए। बस यही चीज, चलो एक बार तुम्हारी बुक से लॉ की लैंग्वेज रीड कर लेके रीड कर सकते हैं। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जैसी फर्म डिसॉल्व होगी, एवरी पार्टनर, और कौन उसका, इज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इज एंटाइटल एज अगेंस्ट ऑल द अदर पार्टनर्स। कोई भी मैं मांग सकती हूँ आपसे, देवांश मांग सकता है आपसे, समर्थ मांग सकता है आपसे, तो कुल मिला के बोलो एवरी पार्टनर एक दूसरे से मांग सकते हैं, क्योंकि भैया सेटलमेंट, लेकिन कब मांगेगा, जब डेट्स एंड लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी, ठीक है। दे रिप्रेजेंटेटिव टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाई इन द पेमेंट ऑफ द डेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म एंड हैव सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो क्या है आपके राइट, आपका राइट सरप्लस अमाउंट में बनता है, लेकिन आफ्टर डेट्स एंड लायबिलिटी पे करने के बाद। दैट्स इट, क्लैरिटी है, हेडिंग समझ में आ गई, क्या राइट्स है पार्टनर के वाइंडिंग अप के टाइम पे आफ्टर डिसोल्यूशन। चलिए, दो हमने पढ़ लिए। सेक्शन 45 क्या बोलता है, सेक्शन 45 क्या बोलता है, तो लाइबिलिटी फॉर द एक्ट पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के बाद भी लाइबिलिटी बनती है क्या, अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो बनती है। क्या डिसॉल्व होने के बाद भी आपका हक है कंपनी फर्म के प्रॉपर्टी में, डेट पे करने के बाद, डेट पे करने के बाद सरप्लस बचता है तो। नेक्स्ट सेक्शन 47 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या लिखा है, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। आपकी कंपनी, आप नहीं, सॉरी गलती से कंपनी बोलती रहती, आपकी फर्म का डिसोल्यूशन हो चुका है, फर्म डिसॉल्व डन, अभी प्रोसेस चल रही है। अभी देखना प्रोसेस क्या होता है, पहले वाइंडिंग अप बोला जाता है, डिसोल्यूशन ना आखिरी टर्म होता है, स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेज 1, ठीक है। पेशेंट अभी वेंटिलेटर में है, पेशेंट अभी वेंटिलेटर में है, तो क्या होगा, स्टेज 1 है ना, अभी पहला स्टेप है ना, ठीक है। अभी लाइफ लाइन उसकी चल रही है, ऐसे ना, ऐसे टीवी ऐसा मॉनिटर लगा रहता है, ऐसे लाइफ लाइन चल रही है और सीधी हो गई लाइन। तो यहां मैं क्या बोलूंगी, यहां क्या था, स्टार्टिंग में क्या वो जिंदा था, लेकिन लाइन एकदम सीधी होगी, दैट मीन्स क्या हो गई,
डेथ हो गई है, तो सच बताऊं तो इसे बोला जाता है वाइंडिंग अप। इसे क्या बोला जाता है? वाइंडिंग अप। और इसे क्या बोला जाता है? डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन मतलब क्या? अब खत्म, अस्तित्व खत्म। ठीक है। तो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन अक्सर ना साथ में यूज होता रहता है, लेकिन ये भी स्टेप के फॉर्म में होता है। वाइंडिंग अप में अभी प्रोसेस चल रही है, अभी चिटर पिटर काम चल रहे हैं। क्या चिटर पिटर काम चल रहे हैं? अभी क्रेडिटर को पे कर रहे हैं। अगर अभी क्रेडिटर को पे कर रहे हैं तो वो कौन सी स्टेज में, वो कौन सी स्टेज में? वाइंडिंग अप की स्टेज में है। वाइंडिंग अप का मतलब क्या? इसे लिक्विडेशन भी बोलते हैं। वाइंडिंग अप को एक और टर्म से बोला जाता है, दैट वाज लिक्विडेशन। क्या होता है लिक्विडेशन? लिक्विड, लिक्विड मैंने इसे बेचा, इसे लिक्विड फॉर्म में किया, कैश फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये वाइंडिंग अप लिक्विडेशन एक ही चीज होती है। लेकिन हाँ, कंपनी वंपनी में बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, कंपनी के केस में हम लिक्विडेशन टर्म यूज करते हैं। ठीक है, वाइंडिंग अप दोनों में यूज होता है। तो वाइंडिंग अप का मतलब समझ में आया? चले, तो क्या लिखा है पहले आ जाओ। अच्छा प्रेजेंटेशन, फिर तुम्हारी बुक की लैंग्वेज। इवन आफ्टर डिसोल्यूशन, ये कह रहे आफ्टर डिसोल्यूशन पार्टनर कैन स्टिल यूज देयर अथॉरिटी। हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, अब डिसॉल्व होना तो आखिरी स्टेप होता है। स्टिल यूज देयर अथॉरिटी, हम सबके पास अपनी अपनी अथॉरिटी है, तो मेरे पास कुछ अथॉरिटीज है, तो मैं इस अथॉरिटी को यूज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी बिजनेस क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। तो जो ये प्रोसेस चल रही है अभी वाइंडिंग अप की, ये जो प्रोसेस चल रही है वाइंडिंग अप की, तो वाइंडिंग अप की प्रोसेस में तुमने जो मुझे अथॉरिटी दे रखी है वो अथॉरिटी में कंटिन्यू करूंगी। जिस दिन आपका डिसोल्यूशन अच्छे से खत्म, डिसॉल्व हो गया, उसके बाद अथॉरिटी कंटिन्यू नहीं होगी। लेकिन जब ये डिसोल्यूशन का काम चल रहा है, ये पूरी प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस में उन्होंने क्या बोला? वाइंडिंग अप का जब तक ये काम नहीं खत्म हो जाता तब तक वो अथॉरिटी मैं कंटिन्यू करूंगी, और उन सब में मैं जो भी काम कर रही हूँ उसके लिए आप लाइबल भी रहेंगे। तो पहला, मेरे पास मेरी अथॉरिटी में कंटिन्यू काम करती रहूंगी। कब तक? जब तक ये वाइंडिंग अप की प्रोसेस चल रही है। या फिर क्या लिखा है? कुछ पुराने ट्रांजेक्शन थे, जो पुराने काम थे, वो काम खत्म जब तक नहीं हो जाते। तो दो केसेस में, तुम्हारी बुक की अगर मैं लैंग्वेज रीड करूं तो दो केसेस में रीड करूं। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर की जो अथॉरिटी है, बाइंड द फर्म, हम सबकी फर्म डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, अब डिसॉल्व होने की प्रोसेस महीना भर चलेगी। तब तक तुमने मुझे कुछ अथॉरिटी दे रखी थी जब हम पार्टनरशिप फर्म में थे, तो वो अथॉरिटी मेरी कंटिन्यू चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। द अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जो भी हमारे और आपके बीच में म्यूचुअल राइट्स है, ऑब्लिगेशन है पार्टनर्स के, ये कंटिन्यू चलती रहेंगे। नॉट स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन से फर्क नहीं पड़ता है, डिसोल्यूशन का ऑर्डर आ गया इससे फर्क पड़ता नहीं है। रूल क्या बोलता है? डिसॉल्व होता है सब खत्म, डिसॉल्व होता है सब खत्म। ये क्या बोल रहे हैं? डिसोल्यूशन से हमें फर्क पड़ेगा नहीं, वो अथॉरिटी मेरे पास अभी भी कंटिन्यू है। क्यों कंटिन्यू है? क्योंकि मैं बस क्या कर लू, मे बी नेसेसरी टू वाइंड अप, वाइंडिंग अप ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म। वाइंडिंग अप की प्रोसेस को करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमें बैंक से कुछ परमिशन लेनी थी, तो तुम लोगों ने मुझे अथॉरिटी दे रखी कि भैया बैंक से परमिशन लेने आप ही को जाना है, और अगर मैं कुछ भी इस बीच गड़बड़ करती हूँ तो उसके लिए आप लाइबल भी रहोगे, क्योंकि अभी म्यूचुअल एजेंसी है। तो इन्होंने कहा कि ये वाइंडिंग अप के काम को खत्म करने के लिए अथॉरिटी कंटिन्यू की जा रही है, और कंप्लीट द ट्रांजेक्शन जो आप स्टार्ट कर चुके थे बट अनफिनिश एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो जब तक ये काम ना खत्म हो जाए तब तक के लिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के लिए ऑब्लाइज भी रहेंगे, बट नॉट अदरवाइज। कोई भी नए काम की बात नहीं हो रही है। तो दो काम, पहला काम क्या? वाइंडिंग अप में जो भी प्रोसेस अफेयर्स को जो हम कंप्लीट करें वो, और दूसरा क्या? अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड काम जो भी आपके रह गए थे। तो पहला स्टेप क्या लिखा है? पहला क्या? बिजनेस को क्लोज करने के लिए जो भी प्रोसेस है तब तक मेरी अथॉरिटी कंटिन्यू रहेगी। और क्या लिखा है? कुछ पुराने काम थे जो अभी खत्म नहीं हुए थे, उसके लिए मेरी अथॉरिटी कंटिन्यू रहेगी। वापस हम पढ़ रहे हैं क्या? कंटिन्यू अथॉरिटी पार्टनर की चलेगी फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। हाँ, वाइंडिंग अप के टाइम तक के लिए चल सकती है, और कोई अनफिनिश काम है जिसे कंप्लीट करने के लिए चल सकती है, अदरवाइज नहीं। पार्टनर कैन नॉट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस आफ्टर डिसोल्यूशन। भैया अभी डिसोल्यूशन चल रहा है, हमने आपको अथॉरिटी दे रखी है, हम कोई नया कुछ प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, हम पुराने प्रोजेक्ट को खत्म करने वाला काम करें, कुछ नया प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। जो ये म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज की हम बात कर रहे हैं, पार्टनर कंटिन्यू ओनली, ये बस हम क्यों कर रहे हैं? ताकि ये काम खत्म हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, मैं आपको कंपनी का एग्जाम्पल देके बताती हूँ, थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी वाइंड अप होती है। ठीक है, अब इतने सारे एम्प्लॉयज, इतने सारे ऑफिसर्स है। ठीक है, अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक एक ऑफिसर आ रहा है, ऑफिसर ये सारे काम कर रहा है, तब तक एम्प्लॉय तो रहेगा ना, उसको वो सारे काम तो करने पड़ेंगे। कंपनी खत्म हो गई तो क्या, लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए, उस काम को करने के लिए आप अभी एम्प्लॉय हो। अगर आप उस कंपनी में सीए हो तो आप सीए की तरह उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो।
क्या ये बात समझ में आ रही है? जब तक पूरी प्रोसेस खत्म ना हो जाए, जब प्रोसेस खत्म तब आप भी छोड़ दोगे। कायदे से जिस दिन ऑर्डर आ गया उस दिन सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आपको फॉर्मेलिटीज के लिए फॉर द टाइम बिंग कंटिन्यू करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बस यही बोल रहे हैं, पार्टनर्स तुम्हें भी कंटिन्यू करते रहना है। क्लैरिटी है? बहुत श्योर है, महान बच्चे मेरे। कुछ नहीं कर सकते बच्चों। चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, कंटिन्यू करेंगे। ये समझ में आया? पहले बताओ जनरल रूल, ये था जनरल रूल। अगर डिसोल्यूशन हो चुका है तो अथॉरिटी कंटिन्यू होगी। हाँ, अथॉरिटी कंटिन्यू होगी वाइंडिंग अप के काम के लिए और अनफिनिश को फिनिश करने के लिए। दैट्स इट। ठीक है, म्यूचुअल राइट्स ऑब्लिगेशन बनती रहेंगी। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट, इसी में आपकी बुक की अगर मैं बात करूं तो बुक में अभी हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा। ठीक है, यहां से आपका केस, जो केस बनता है, बहुत ज्यादा केसेस इसमें बनते हैं, समझना। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही? प्रोवाइडेड दैट फर्म इज नो केस बाउंड बाय द एक्ट। फर्म बाउंड नहीं है, फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वापस, जब तक कंपनी का डिसोल्यूशन से पहले वाइंडिंग अप की प्रोसेस चल रही है, ठीक है, तुमने मुझे अथॉरिटी दे रखा, मैं कुछ भी गड़बड़ काम करती हूँ तो तुम लाइबल हो। तुम लाइबल हो, यस और नो? ठीक है, अब ये कह रहे फर्म लाइबल नहीं रहेगी। जनरल रूल का अब हम क्या पढ़ने वाले? एक्सेप्शन। जनरल रूल का क्या पढ़ने वाले? एक्सेप्शन, कि भैया फर्म तो लाइबल रहती इन कामों के लिए, लेकिन फर्म लाइबल नहीं होगी अगर कौन है? इंसॉल्वेंट। पहले इनके केसेस समझेंगे, केसेस से हम सारे कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला केस देखेंगे, ध्यान देंगे क्या बोल रहा है सबसे पहला केस। बच्चों 2 मिनट इसमें ना, हाँ चलो, पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है बताओ। एबीसी 3 पार्टनर है, ठीक है। एबीसी कितने पार्टनर है? 3। अब मुझे बताओ, इसमें से अगर एक इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जिस दिन इंसॉल्वेंट हुआ, इस दिन इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है, 26 मई, जिस दिन इंसॉल्वेंट हुआ वहां से तो भैया वो तो खत्म, तो इंसॉल्वेंट भी नहीं आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है, और फर्म भी नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए लाइबल नहीं। ठीक है, चलिए, एबीसी पार्टनर, सी बिकम इंसॉल्वेंट, आफ्टर दैट सी परचेज गुड्स। ये इंसॉल्वेंट जाकर क्या कर लेता है? इंसॉल्वेंट जाके क्या कर लेता है? गुड्स परचेज करता है फ्रॉम एक्स इन दी फर्म नेम। किसके नाम से?
फर्म के नाम से करता है, तो कंक्लूजन क्या है, फर्म इज नॉट बाउंड बाय दी सीज एक्ट। भैया जब सी के लिए हम एक दूसरे के, अब लाइबिलिटी हमारी खत्म क्योंकि इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब ऑफिसर आएगा, क्या नाम था उसका, ऑफिशियल असाइनी, ठीक है, या फिर रिसीवर, दो नाम उसके बोले जाते हैं, ऑफिशियल असाइनी या फिर रिसीवर, वो आकर अब सारे काम करेगा। भैया अगर ये खुद जाकर कुछ कर लेते तो फर्म इसके लिए भी लाइबल नहीं, ये खुद उसके लिए लाइबल हो जाएगा बिकॉज सी इंसॉल्वेंट। क्या पहला केस समझ में आया? ठीक है, पहला तो इजी ही था। दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट आ जाओ। अब इन स्टॉपल के केस समझते हैं क्या? अब इन स्टॉपल के केस समझते हैं। पार्टनर बाय स्टॉपल मतलब वो एक्चुअल में पार्टनर है नहीं, लेकिन उसने ऐसा सामने वाले को प्रिटेंड किया, ठीक है, समझना। पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, अपने आप को रिप्रेजेंट करे। एबीसी पार्टनर्स थे, सी बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है। आफ्टर इंसॉल्वेंसी सी इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब उसे एबी से उसका कोई नाता नहीं है क्योंकि इंसॉल्वेंट हो चुका है। डी टेल सप्लायर एक्स, उसने क्या बोल दिया भैया, डी जाकर क्या करता है, नोइंगली डी जानबूझकर डी बोलता है भैया सी मेरा पार्टनर है। डी क्या बोल रहा है, सी मेरा पार्टनर है, ही इज अ पार्टनर ऑफ द सी। तो डी ऐसा शो कर रहा है भैया सी मेरा पार्टनर है, ठीक है। डील विथ हिम ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, साफ उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि भैया ये और मैं साथ में, तो डी टेल सप्लायर एक्स दैट ही इज द पार्टनर ऑफ द सी और फर्म के बिहाफ में डील कर रहा है, ठीक है। कंक्लूजन, फर्म में नॉट बी लाइबल, ये एबीसी की जो पार्टनर्स थी जिसमें सी अब जा चुका है, तो एबी क्या लाइबल रहेगा क्या, एबी लाइबल रहेगा क्या, नहीं एबी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, ये तो इंसॉल्वेंट हो चुका है। अभी ऊपर हमने यही पढ़ा वापस, फर्म लाइबल नहीं होगी। केस ए बी सी, सी अगर इंसॉल्वेंट तो ए और बी की लाइबिलिटी नहीं बनती। क्या ये पहला केस समझ में आया? अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहे। ट्विस्ट क्या है, डी जाकर बोल देता है कि सी मेरा पार्टनर है, ठीक है। तो साफ बोला है फर्म नॉट लाइबल, बट डी भैया वो इंसॉल्वेंट है। डी तुमने जाकर एक्स के साथ जाकर बात करी है और तुमने वहां पे प्रिटेंड क्या किया, सी और डी आपस में पार्टनर है, तो सी तो लाइबल तो नहीं है। अब कौन लाइबल हो जाएगा, कौन लाइबल हो जाएगा, डी भी यहां पर लाइबिलिटी बन जाती है। डी become personally liable because he represent himself as a partner of the insolvent person। तो D टेल सप्लायर एक्स, डी जाकर एक्स को बोलता है कि ही इज अ पार्टनर ऑफ द सी, उसने खुद से रिप्रेजेंट किया कि भैया मैं यहां पर आया हूं, सी मेरा पार्टनर है, तो प्लीज आप मुझसे डील करिए। तो अब मुझे बताओ एक्स किस पे केस मारेगा, डी पे, और डी क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सी तो इंसॉल्वेंट था। अब जरा सिचुएशन को और थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। knowingly allow representation, सी इंसॉल्वेंट था, सेम केस सी इंसॉल्वेंट था, डी नोज दैट पीपल आर कॉलिंग हिम पार्टनर ऑफ द इंसॉल्वेंट। डी को ये पता है, डी को ये पता है कि पीपल आर कॉलिंग हिम पार्टनर ऑफ द इंसॉल्वेंसी, और उसके बावजूद भी डी डज नॉट डिनाई इट, डी ने डिनाई भी नहीं किया। दोनों केस में डिफरेंस है। पहले वाले केस में, सेकंड वाले एग्जांपल में क्या था, डी ने जाकर एक्स को बोला अरे मैं इसका पार्टनर हूं, ठीक है, मैं इसका पार्टनर हूं। नीचे वाले केस में क्या हो रहा है कि लोग उसे बोल रहे हैं और वो अपनी तरफ से इसे क्लियर भी नहीं कर रहा है, तो बाय स्टॉपल वो क्या पार्टनर बनता है, बाय स्टॉपल वो पार्टनर बनता है, बिल्कुल बनता है। डी डज नॉट डिनाई इट एंड कंटिन्यू बिजनेस डीलिंग, और बिजनेस डील को वो कंटिन्यू करता है, तो डी यस लाइबल बिकॉज ही इज नोइंगली अलाउ हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर। तो दोनों केस में बस ये है कि एक जगह वो खुद से बोल रहा था, इसलिए हेडिंग दोनों की देखना, पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, वो खुद से बोल रहे थे हाँ हाँ मैं पार्टनर हूं। दूसरे केस में क्या हो रहा था, नोइंगली अलाउ रिप्रेजेंटेशन, कि सामने वाले का वो मन जानता है कि वो मुझे मान रहा है लेकिन उसने डिनाई भी नहीं किया, तो बाय स्टॉपल ये पार्टनर बनता है, इंसॉल्वेंट का पार्टनर। तो इन केसेस में भैया सी तो ठहरा इंसॉल्वेंट, फंसता कौन है यहाँ पर, हमारा डी, फंसता कौन है यहाँ पे, हमारा डी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हाँ यहाँ पे डी की लाइबिलिटी आ जाएगी। अब जरा पढ़ेंगे एक्सेप्शन। पहले वापस सेक्शन 47 क्या बोलता है, सेक्शन 47 बोलता है कि पार्टनर की लाइबिलिटी है ना, सॉरी कंटिन्यू अथॉरिटी रहेगी, हाँ कंटिन्यू अथॉरिटी रहेगी वाइंडिंग अप के प्रोसेस के लिए। दूसरा जो अनफिनिश काम है उसे फिनिश करने के लिए। इनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बस वाइंडिंग अप की प्रोसेस तक लिमिटेड है, कुछ भी नया काम करना आपको अलाउड नहीं है। लेकिन अगर इंसॉल्वेंट पार्टनर है, इफ अ पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट द फर्म इज नॉट बाउंड बाय हिज एक्ट। वाइंडिंग अप के प्रोसेस के ही बीच में अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, हमारी पूरी फर्म वाइंडिंग अप का काम चल रहा है, ठीक है, मुझे आपने अथॉरिटी दे रखी है, मैं जो कुछ भी करूंगी आप उसके लिए लाइबल, यही पढ़ा अभी हमने, ठीक है। लेकिन मैंने कहा सार्थक, सार्थक हमारा क्या हो जाता है,
समर्थ हमारा क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब ये इंसॉल्वेंट इन केस हो जाता है, ध्यान दो, ये अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो अब इसके काम के लिए क्या बाकी सब भी लाइबल रहेंगे? नहीं। तो भैया इसके किसी भी काम के लिए फर्म लाइबल नहीं है। फर्म नहीं मतलब कि बाकी के रिमेनिंग पार्टनर लाइबल नहीं है, ये समझ में आए। लेकिन अगर अब इसके साथ सिचुएशन क्या आती है, बट इफ एनी पर्सन, समर्थ के साथ इफ एनी पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर, पहला रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा नोइंगली अलाउ अदर टू ट्रीट हिम एज अ पार्टनर, नोइंगली अलाउ करे कि ठीक है मुझे इसका पार्टनर मानो, देन ही कैन स्टिल बिकम अ लाइबल। समर्थ के लिए फर्म लाइबल नहीं है, हम सारे पार्टनर्स लाइबल नहीं है, क्योंकि ये तो इंसॉल्वेंट हो चुका है। लेकिन समर्थ के लिए कौन लाइबल हो जाएगा? वो कोई दूसरा पर्सन जरूर लाइबल हो जाएगा जो अपने आप को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कि भैया ये मेरा पार्टनर है, जो कि एक्चुअल में नहीं है। तो बाय स्टॉप और वो इंसॉल्वेंट का पार्टनर बनता है और उसके सर पे लाइबिलिटी आती है। क्या ये केस समझ में आ रहा है? क्या ये 3 एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आपको क्या बता रहा था कि फर्म की बाकियों की लाइबिलिटी नहीं, बाकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी, क्योंकि आज से इंसॉल्वेंट। लेकिन अगर कोई बाय स्टॉपल बनता है तो उसकी लाइबिलिटी जरूर बनती है। अब तुम्हारी बुक की लैंग्वेज प्रोवाइडेड दैट आ जाइए, provided that firm is no case bound by the act of the partner who has been adjudicate insolvent। खत्म यहां पर पहला पॉइंट। बट दिस प्रोविजो डज नॉट अफेक्ट, ये जो प्रोविजन है, शॉर्टकट में प्रोविजो बोला जाता है, ठीक है, ये जो प्रोविजन है वो नहीं अफेक्ट करेगा लाइबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द पर्सन हु हैज अफेक्ट द एडजुडिकेशन रिप्रेजेंटेशन हिमसेल्फ, जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिमसेल्फ खुद से बोल रहा है, या फिर नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, या फिर जानबूझकर अलाउ कर रहा है कि हाँ मुझे ट्रीट करो टू बी अ रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर ऑफ द इंसॉल्वेंट। तो आपकी पर्सनल लाइबिलिटी बनती है। हमने फर्म को तो जरूर बचा लिया, लेकिन उन अदर्स लोग को ये जो सेक्शन है वो नहीं बचाता। क्लैरिटी है? पक्का? केसेस देखेंगे, ठीक है। चलिए सेक्शन 47 डन, समझू सेक्शन 47 डन। चलिए 45 शुरुआत हमने करी। 45 क्या बोलता है? 45 क्या बोलता है? फर्म डिसॉल्व, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, लाइबिलिटी रहेगी, हाँ, लेकिन 3 लोग बच जाएंगे। पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो भी बच जाएंगे। कौन है वो? डिजीज पार्टनर, इंसॉल्वेंट, रिटायरमेंट हो रहा है उस पार्टनर का जो कि इनएक्टिव है या फिर डॉर्मेंट है, जो छोड़ रहा है लेकिन वो इनएक्टिव है, इसलिए उसे पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं। फिर हम पढ़ते हैं कि भैया आपकी फर्म खत्म हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, उसका फिर भी उसके बाद कुछ राइट बनता है फर्म की प्रॉपर्टी में। हाँ बिल्कुल बनता है, इफ इनके सरप्लस बचता है तो। चलिए, क्या आपका डिसोल्यूशन हो रहा है, स्टिल आपके पास अथॉरिटी रहेगी एक दूसरे को बाइंड करने की? हाँ, वाइंडिंग अप की प्रोसेस को खत्म करने के लिए एंड अनफिनिश का फिनिश करने के लिए। कुछ भी नया नहीं करना है, आप एक दूसरे के काम के लिए लायबल हो। लेकिन इस बीच कोई इंसॉल्वेंट होता है तो इंसॉल्वेंट के केस के लिए आप बाइंड नहीं हो। लेकिन अगर इस इंसॉल्वेंट को कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है बाय स्टॉपल, वो पार्टनर बनता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। क्लैरिटी? पक्का? चलिए नेक्स्ट सेक्शन नंबर 48 क्या लिखा है? मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट। यहां पर एक्चुअल में आपके अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा, ठीक है। यहां 2 सिचुएशन दे रखी है, इन 2 सिचुएशन को हम पढ़ेंगे कि भाई अगर लॉस होता है तो कैसे सेटलमेंट होता है, और जो फर्म का एसेट है उसका सेटलमेंट कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा बस अच्छी लैंग्वेज में अगर बताएं तो आ जाओ। सेटलमेंट की बात हो रही है, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स। पहला, कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, फॉलोइंग आर द रूल्स सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट टू बी ऑब्जर्व। साफ क्या बोला? सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या? अगर आपने अग्रीमेंट में कुछ और लिखा है तो पार्टीज ने जो लिखा है उसी तरीके से सेटलमेंट करना। लेकिन अगर आपने अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो लॉ ने बता के रखा है कैसे आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। पहला, लॉस में इन्होंने क्या बोल रखा है? कौन कवर होता है? अगर कैपिटल में कुछ भी डिफिशियंसी है तो कभी कभार फर्म को कभी जरूरत पड़ती है ना, हम पार्टनर, हमने पैसा लगाया, हमने कैपिटल लगाया, हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो हमने और कैपिटल इकट्ठा किया, तो डिफिशियंसी मतलब कि शॉर्टेज हुई थी, कभी हमें कैपिटल की शॉर्टेज हुई तो आपने और एक्स्ट्रा जो भी लगाया। तो अगर फर्म को लॉस होता है या फिर जो भी कैपिटल शॉर्टेज होता है, ठीक है, अब हमें फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करना है, ठीक। तो इन्होंने कहा कि किस तरीके से होता है। सबसे पहला क्या होता है? फर्स्ट पेड हम किससे करते हैं? प्रॉफिट। अब हमें पूरा सेटलमेंट करना है, हमारे सामने लॉस दिख रहा है, तो सबसे पहला काम, इसमें या अकाउंट्स में भी आप सीखोगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या? आप किससे सेट ऑफ करोगे? प्रॉफिट से।
नेक्स्ट किससे आप करोगे? आउट ऑफ द कैपिटल। आप इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एबीसी पार्टनर है, फर्म का क्या है? डेट, उधार कितना है? 80,000 का, ठीक है। अब पर्सनल नहीं, यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट की बात आ गई, सॉरी, ये दूसरे कंसेप्ट को समझा रहा है। चलो, पहला आपको किससे पे करना है? प्रॉफिट से। फर्म का जो प्रॉफिट है उससे आपको पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ आपको क्या यूज करना है? आपका जो रखा कैपिटल है उसका पैसा यूज करना है। लास्टली, इफ नेसेसरी, अगर उधार लॉस कुछ ज्यादा ही है तो फिर पार्टनर्स अपने अपने घर जाएंगे इंडिविजुअली, है ना, जो भी उनका प्रपोर्शन है प्रॉफिट शेयरिंग का उस हिसाब से पैसा लाएंगे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, बुक से एग्जाम्पल देखेंगे। आ जाओ। एक्स और वाई वर दी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दोनों का क्या शेयरिंग था? इक्वल था, ठीक है। एक्स की इसमें क्या हो जाती है? उन्होंने क्या बोला? एक्स की डेथ हो जाती है। ऑन टेकिंग द पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है, अब इसका ट्रांसफर कर रहे हैं कंट्रीब्यूट। अब देखा गया टोटल कितना? 660 टू द कैपिटल ऑफ द फर्म। वाई ओनली, वाई का कितना था? 40,000, ठीक है। द एसेट अमाउंटेड, एसेट कितना है आपका? पूरा 2 लाख। इन सच सिचुएशन अगर कुछ भी डिफिशियंसी आती है तो पहले उन्होंने क्या बोला? 660, देन वाई का क्या बोला? 40। एसेट्स उन्होंने बताया 2, और फिर उन्होंने रिमेनिंग बताया 5। एक्चुअल में ये जो एग्जाम्पल है ये दोनों का मिक्स है, लॉस का भी और एसेट का। अभी हमने किसके कंसेप्ट समझे? बस लॉस के। लॉस क्या बोलता है? लॉस बोलता है फर्स्ट आपको किससे पे करना है? प्रॉफिट। फर्स्ट आपको किससे पे करना है? प्रॉफिट। नेक्स्ट आपको किसको पे करना है? कैपिटल। थर्ड लास्ट आपको क्या करना है? पार्टनर इंडिविजुअल। तो पहले फर्म के प्रॉफिट से, फिर फर्म के कैपिटल से, फिर पार्टनर इंडिविजुअल। पहले बताओ लॉस किससे रिकवर किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसका स्टेप बाय स्टेप यही सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा, हमेशा याद रखना। अब थोड़ा पहले एसेट वाला भी पढ़ लो, फिर एग्जाम्पल में फिर से आ रही हूँ, ठीक है। एसेट इंक्लूडिंग डिफिशियंसी ऑफ द कैपिटल मस्ट बी अप्लाई इन द फॉलोइंग मैनर। पहला, पेइंग द डेट। आपके पास जितना भी एसेट है आपको उससे पहले क्या पे करना है? पेइंग द डेट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी। प्लीज हमेशा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पे करने की? हमें हमेशा बाहर के क्रेडिटर्स को पे करना है, थर्ड पार्टी को पे करना है। डन। पेइंग ईच पार्टनर ड्यू टू हिम। क्या मैं इसे उधार बोल सकती हूं? पार्टनर्स ने भी उधार दिया था, समझना, ये हमारी फर्म, हमने बैंक से उधार लिया था, ठीक है, और कुछ पार्टनर से भी उधार लेते, इन दोनों पार्टनर ने भी हमारी फर्म को उधार दिया था। तो अब कायदा क्या बोलता है? हम लोग तो भैया बहुत अच्छे लोग हैं, अपने पार्टनर्स को प्रेफरेंस देंगे, पहले इनको चुकाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। हमें सबसे पहले किसको चुकाना होता है? बाहर के थर्ड पार्टी, है ना, लोन चुकाना है पहले। फिर हमें सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है? जो हमारे पार्टनर्स है उन्होंने जो लोन दिया, तो पहले आपको थर्ड पार्टी का लोन चुकाना है एसेट में से। दूसरा आपको क्या? ईच पार्टनर ड्यू टू हिम फ्रॉम द कैपिटल, जो उन्होंने एडवांस में दे रखा था उनका लोन चुकाना है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ आपने ईच पार्टनर ड्यू, जो कैपिटल का जो पैसा है, ठीक है, जो कभी आपने फ्यूचर में दिया था, प्लीज सॉरी, आपने कभी पास में दिया था, उस कैपिटल को पहले चुकाना है। देन उसके बाद अगर कुछ रेसिड्यू बच जाता है, बचा बुचा, इफ एनी शेल बी डिवाइडेड। क्या मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे सरप्लस बच गया? तो लॉस के केस में क्या होगा? इफ इन केस लॉस होता है तो पहला किससे? प्रॉफिट से। फिर किससे? कैपिटल से। फिर पार्टनर इंडिविजुअल। एसेट है, अच्छा खासा एसेट है, तो पहले चुकाना है, किसको चुकाना है? थर्ड पार्टी को। फिर किससे? अपने पार्टनर्स जिन्होंने लोन दे रखा था। फिर जो भी डिफिशियंसी कैपिटल जब किसी ने दे रखा था, बैलेंस कैपिटल जिसका भी बनता है, आप लोग कैपिटल जो लेके आए थे वो कैपिटल पहले आपको देना है। फिर उसके बाद जो सरप्लस होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप पे डिवाइड हो जाएगा। क्लैरिटी है? तो ये बताया, और फिर ये एग्जाम्पल वापस से। तो 2 पार्टनर XYZ, ठीक है, पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। एक्स की डेथ हो जाती है, ऑन टेकिंग पार्टनरशिप अकाउंट। अब पूरी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात हुई, तो कंट्रीब्यूटेड यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? कैपिटल में कितना कंट्रीब्यूट हुआ है फर्म का? 6,60,000। वाई का कितना है? 40,000। द एसेट अमाउंट टू, एसेट कितना बचता है आपका? 2 लाख। इन सच सिचुएशन द डिफिशियंसी की बात हो रही है। यहां इन्होंने बोला कि भैया 660 टोटल कैपिटल, जिसमें से 40 किसका? वाई का, ठीक है। माइनस कर दिया उन्होंने, क्या माइनस कर दिया? आपके एसेट। सबसे पहले आपने जो एसेट का पैसा है उसे यूज किया, ठीक है। रिमेनिंग आपके पास कितना बचता है? 5 लाख। तो ये 5 लाख क्या किया जाएगा? बांट दिया जाएगा एक्स और वाई में, ठीक है। तो जो भी उनका शेयरिंग रेशियो है, इन्होंने कहा कि भैया इनका तो शेयरिंग रेशियो क्या था? इक्वल, तो इक्वल इक्वल बांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से सिचुएशन होती है। अब आपकी ये लैंग्वेज में बताओ, पहला लॉस का हमने पढ़ लिया था, समझ में आ गया। एसेट सेम ही लिखा है, थर्ड पार्टी, ठीक है। फिर ईच पार्टनर जो उन्होंने लोन के फॉर्म में दिया,
ईच पार्टनर फ्रॉम ड्यू फ्रॉम द कैपिटल, ड्यू फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द कैपिटल, और रेसिड्यू कुछ भी होगा डिवाइड हो जाएगा अमंग दी पार्टनर्स। नीचे उन्होंने कहा इन द अबव एग्जांपल अग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द सरप्लस एसेट वुड बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर अकॉर्डिंगली देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, जो भी उनका बनता है, ठीक है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म डिफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल वाज फाउंड, देन द एसेट वुड बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर इन द प्रपोर्शन, जो भी उनका कैपिटल होता है विद द रिजल्ट ऑफ द जो भी, ठीक है, एक्स का जो भी प्रॉपर्टी वुड बी रिमेन लूजर। तो कुल मिला के उन्होंने बस यही बोल रखा है कि भैया अगर आप यहां स्टैंड करते हो, इससे पहले आपका जो कुछ भी बनता है तो आपके हक का आपको मिल जाएगा। डिसोल्यूशन के बाद भी सारी चीजें कंटिन्यू नहीं होंगी। हमने ऊपर जाके हमने पढ़ा कि भैया पब्लिक नोटिस दे वो दे देना। तो कुल मिलाकर कैसे सेटलमेंट करना है लॉस के केस में, या फिर मैं कहूंगी प्रॉफिट के केस में, जब एसेट अच्छा खासा है। लॉस के केस में पहला प्रॉफिट, दूसरा कैपिटल, देन पार्टनर इंडिविजुअल, ये लॉस के केस में। एसेट मतलब यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के केस में पहले थर्ड पार्टी को चुकाओ, फिर अपने पार्टनर्स को चुकाओ, फिर उनके कैपिटल का वापस दो उनको, फिर उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो आपका जो भी प्रपोर्शन है उसमें डिवाइड हो जाएगा। क्लैरिटी है? आखिरी क्या बोलता है 49, पेमेंट ऑफ द फर्म डेट, सेपरेट डेट। समझना, घर में आग लगी आपके भी और बाजू वाले के भी, पहले कौन सी आग बुझाना पसंद करोगे? खुद के घर की, है ना। वो जब कहते एयर होस्टेस भी यही बोलती है कि पहले अपना मास्क पहनो, फिर सामने वाले, पहले खुद की जान बचाओ ना, खुद की जान बचाओ तब दूसरी की बचा पाओगे ना। पहले अपने घर की ही आग बुझाता है हर कोई, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि दोनों का लॉस है, समझना। अब दो लॉस की बात हो रही है, एक तरफ है आपका फर्म लॉस में, उधार बहुत ज्यादा हो गया है, और एक तरफ आप खुद हो पर्सनल, आपका खुद का लॉस बहुत है, ठीक है, आपने बहुत सारे लोन ले रखे। समझना, तो फर्म का जो लॉस है फर्म की प्रॉपर्टी से पहले चुकाया जाएगा। अगर मैंने कुछ पर्सनल उधार ले रखा है तो मेरे पर्सनल उधार में, हाँ, मेरा जो पर्सनल है उधार, ठीक है, तो वो मेरे पहले पर्सनल प्रॉपर्टी से चुकाया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ सरप्लस होता है तो एक दूसरे में सेट ऑफ किया जाएगा। तो आओ पहले एग्जाम्पल देखेंगे, फिर कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। ये वही वाला एग्जाम्पल आ जाओ। ए बी पार्टनर्स थे, ए बी क्या थे? पार्टनर्स। चलो, फर्म का भी उधार है और मेरा पर्सनल भी उधार है। फर्म का उधार कितने का? 80,000 का, ठीक है। पर्सनल उधार कितने का? 20,000 का। समझना, अभी मैं फर्म की बात करूं, फर्म प्रॉपर्टी यूज, फर्म डेट फर्स्ट। फर्म की प्रॉपर्टी पहले किसके लिए यूज होगी? फर्म के लिए। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी किसके लिए यूज होगी? पहले मेरे लिए, ठीक है। तो चलो, पहला फर्म की प्रॉपर्टी कितनी अवेलेबल है? 1 लाख, ठीक है। चलिए, ट्रीटमेंट, पहले मुझे फर्म की प्रॉपर्टी से क्या करना है? फर्म का जो भी डेट है उसे रीपे करना है। 80,000 बच गया है, 20,000 बच गया है, तो ये 20,000 सरप्लस, दिस सरप्लस कैन नाउ यूज। अब हम क्या कर सकते हैं? पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए, पर्सनल यूज के लिए कर लिए। सेकेंड केस में ए पार्टनर है इन अ फर्म, ठीक है, लेकिन इस पार्टनर ने बहुत लोन ले रखा है मार्केट में, अपना पर्सनल लोन, ठीक है। ये पर्सनल लोन कितने का ले रखा है उसने? 30,000 का, ठीक है। अब फर्म के उधार की बात करते हैं, फर्म को भी डेट है, फर्म को डेट कितने का है? 40, लेकिन जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो कितने की है? पूरी वैल्यूएशन करी तो वैल्यूएशन करके पता चला कितने की? 50। तो अगर 50 है तो पहले पे ऑफ क्या किया जाएगा? उसका खुद का पर्सनल। तो फर्स्ट पर्सनल प्रॉपर्टी विल पे हिज पर्सनल डेट 30,000, फिर सरप्लस 20 है तो भैया 20 देना पड़ेगा, भले उधार कितने का है? 40 का, लेकिन स्टिल हम पहले अपना ही चुकाएंगे, उसके बाद फर्म का देखेंगे। तो कुल मिला के बस ये, फर्म की प्रॉपर्टी पहले फर्म के लिए यूज होगी, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पहले मेरे पर्सनल लोन को चुकाएगी। हो सकता है दोनों को साथ में लॉस हुआ है, ठीक है। अब मेरा घर बिकने की नौबत आ गई है तो पहले मेरा घर बिकेगा तो मैं अपना लोन चुकाऊंगी, बचता है तो फिर सेकंड नंबर फर्म का आएगा। अब तुम्हारी बुक की लैंग्वेज एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है? Where there are joint debt due from the firm and also separate debt due from any partner, joint भी और separate भी है, property of the firm will be applied in the first instance in the payment of the debt of the firm. If there is any surplus, then the share of each partner shall be applied to the pay meet his separate. अगर कुछ बचता है तो देंगे, नहीं बचा तो नहीं देंगे। The separate property of any partner shall be applied first in the payment of his separate debt. Surplus if any तो फिर हम यूज करेंगे फर्म के लिए, ठीक है। बस कुछ नहीं, इसको और सिंप्लीफाई कि भैया जॉइंट है या सेपरेट है। फर्म प्रॉपर्टी फर्स्ट अप्लाई फर्म के लिए, सरप्लस तो सेपरेट, सेपरेट प्रॉपर्टी फर्स्ट, ठीक है, सेपरेट के लिए, सरप्लस है तो फर्म की नौबत आएगी, अदरवाइज नहीं। क्लैरिटी?
तो पूरा जो भी अभी तक हमने पढ़ा सेक्शन 45, 46, 47, 48, 49, पहला 45, ठीक है, क्या बोलता है? फर्म डिसॉल्व, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, लाइबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। दूसरा केस हमने क्या पढ़ा इसमें, इसी के अंदर पढ़ा एक्सेप्शन, बच जाएंगे 3 लोग, डिजीज, इंसॉल्वेंट और इनएक्टिव, रिटायर, जो भी पार्टनर है। क्यों बच जाएंगे ये लोग? क्योंकि इनको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, उसके बाद हमने क्या प्रोविजन पढ़ा, क्या डिसॉल्व होने के बाद भी राइट्स है? हाँ, प्रॉपर्टी में पूरा राइट्स बनता है, लेकिन अगर सरप्लस बचेगा तो, क्योंकि डेट लाइबिलिटी पहले पे ऑफ करनी है। नेक्स्ट क्या बोलता है, कंटिन्यू अथॉरिटी रहेगी, इसका मतलब क्या फर्म बाउंड रहेगा? हाँ, फर्म बाउंड रहेगा सब एक दूसरे के पार्टनर्स के लिए, क्यों? क्योंकि म्यूचुअल राइट्स अभी भी है, म्यूचुअल एजेंसी अभी भी है। लेकिन इसमें हमने केसेस पढ़े इंसॉल्वेंट वाले, ठीक है। अगर इंसॉल्वेंट है तो फर्म लाइबल नहीं, हमने बोला हम एक पार्टनर ने गलत किया सारा फर्म बाइंड होगा, डन। लेकिन अगर इंसॉल्वेंट ने गलत किया तो फर्म बाइंड नहीं है। लेकिन अगर बाय स्टॉपल कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ठीक है, तो हाँ, उस थर्ड पार्टी को ये प्रोविजन बचाता नहीं, मतलब उसकी लाइबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, मोड ऑफ द सेटलमेंट, इन्होंने कहा कि भैया लॉस के केस में, प्रॉफिट के केस में क्या होगा? लॉस के केस में पहला क्या, फर्म का प्रॉफिट, दूसरा फर्म का कैपिटल, तीसरा पार्टनर पर्सनली लाइबल हो जाएंगे, ठीक है, वो भी अगर है तो उसका, ठीक है। एसेट के केस में क्या बोला, पहले थर्ड पार्टी को पे करो, फिर पार्टनर ने जो लोन दे रखा था, एडवांस दे रखा था, उसको पे करो, फिर कैपिटल सबका रीपे करो, फिर उसके बाद अगर सरप्लस बचता है तो आपस में डिवाइड करो। फिर हमने इसके बाद पढ़ा सबसे लास्ट कि फर्म की प्रॉपर्टी पहले फर्म के लिए बचेगा तो पार्टनर्स का पर्सनल डेट, सेम विथ पहले पार्टनर का अगर कोई डेट है पर्सनल तो पहले उसके लिए, इफ सरप्लस तो बाकी फर्म के लिए। क्लैरिटी है? पक्का? तो यहां पर खत्म होता है हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। और चैप्टर खत्म होते ही बिल्कुल गैप नहीं देना है मुझे, हाँ। कुछ गलतियां करते रहते हैं ये लोग, पीछ है ही नहीं, नहीं है तुम्हारे कोर्स में। हाँ सही बोलो, 55 लिखा है, ऊपर नीचे एक्चुअल में पढ़ा हमने। हमने इससे पहले ऊपर पढ़ा है क्या ये सारे सेक्शंस? हाँ, ये देखो ये दे रखे हैं इन्होंने, बीच बीच में दे रखे हैं रजिस्ट्रेशन 58, 59, 58, 59 तो पढ़ा है अपन ने, है ना? एक बार देखो इनके, नहीं दे रखा है, फिर वो उन्होंने गलती कर रखे। देखो है तो बहुत सारे सेक्शंस ना, आपको तो बस क्या दे रखा है, उसका ओवरव्यू दे रखे, सारे सेक्शंस नहीं कवर कर रखे, ठीक है। चलिए फटाफट क्विक समरी, स्टार्ट किया हमने ये यूनिट 3। सबसे पहले क्या समझा हमने? रजिस्ट्रेशन, फर्म का रजिस्ट्रेशन समझ में आता है। अब मुझे मालूम है एकदम पूरा तो याद नहीं होगा आपको, लेकिन स्टिल जो थोड़ा बहुत याद है मुझे बता दो। फर्म का रजिस्ट्रेशन आपको करने जाना पड़ता था रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिखाना पड़ता था, फिर सामने वाला चेक करता था, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देता था, ठीक है। किस दिन से माना जाएगा कि भैया आपका फर्म रजिस्टर हो गया? जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया, जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी उस दिन से मान लिया जाएगा तुम कंपनीज एक्ट में चलेगी। कंपनीज एक्ट में होता है जिस दिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन दे दिया होता है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दे दिया होता है। यहां बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का वेट नहीं कर रहे, ठीक है, पक्का। चलिए फिर उसके बाद फर्म का डिसोल्यूशन तो समझते हो तुम लोग, है ना? इन्होंने आपको क्या समझाया? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी समझाया और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। यहाँ इन्होंने रजिस्ट्रेशन फर्म का पूरा इफेक्ट बता के रखा है, राइट्स नॉट अफेक्ट रजिस्ट्रेशन। याद आ रहा है? कुछ केसेस याद आ रहे हैं आपको? कुछ केसेस याद आ रहे हैं? क्या केसेस हमने पढ़े थे कि भाई आप अगर इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, आप क्या नहीं कर पाओगे? केसेस नहीं कर पाओगे, याद है? हमने कुछ जनरल रूल पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था स्टिल कुछ कुछ राइट आपको मिल जाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत धुंधला सा याद आ रहा है, बता दो थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड, एक्सेप्शन, हाँ वेरी गुड, क्रिमिनल में कर सकते। एक और, थर्ड पार्टी हम पर केस कर सकती है। और कुछ? पार्टनर एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते। वेरी गुड, याद आ रहा है? याद आ गया? चलो थोड़ा बहुत तो याद है, ठीक है। बस यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे रखा है कि जब आप एप्लीकेशन दोगे तो क्या क्या है, पूरी डिटेलिंग, नाम बताना पड़ेगा, जगह बताना पड़ेगा, अदर पार्टनर्स की पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, ठीक है। चलो
फिर हमने डिसोल्यूशन देखा अलग अलग तरीके से। सबसे पहले बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हमने क्या पढ़ा, सबकी सहमति से डिसॉल्व करे। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब क्या, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, जिस कारण से उन्होंने बोल दिया ऑन द एक्सपायर। कुछ हमने कंटिजेंसी, कुछ कंडीशन रखी। कंटिजेंसी मतलब कि कुछ कंडीशन, कुछ होना, ये हो गया तो वो फिर आप कंटिन्यू नहीं करोगे। बाय नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन मतलब क्या, यही वाला पूछ रही थी मेरे ख्याल से, पार्टनरशिप एडविल है ना, इसको मैं डिटेल तुझे बता दूंगी, ठीक है, अभी कर लेंगे। डिक्री ऑफ द कोर्ट मतलब क्या, लीगल टर्म है, डिक्री का मतलब ऑर्डर होता है, डिक्री का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, ठीक है, याद रखना। बाय ऑर्डर, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि टर्म्स होते हैं, अभी आप लीगल की जैसे गहराइयों में जाओगे ना, तो जब भी सिविल कोर्ट ऑर्डर देता है, सिविल कोर्ट ऑर्डर देते हो तो डिक्री वर्ड यूज किया जाता है। वापस, सिविल कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो डिक्री। कभी भी हम बोलते ना यार कोर्ट का ऑर्डर आया, अब देखो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज की अगर मैं बात नहीं करूं, क्योंकि हम तो सबके लिए, हम जैसे जज बोलते हैं ना, जज बोलते हैं, मजिस्ट्रेट भी तो सुना है ना तुमने, क्या डिफरेंस है जज और मजिस्ट्रेट में, सेम है ना, तुम लोगों के लिए सेम अब नहीं है स्पेलिंग का, है ना। सच बताऊं तो जो जज होते हैं ना और जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट क्रिमिनल चीजों से डील कर रहे होते हैं, मजिस्ट्रेट क्रिमिनल चीजों से डील कर रहे होते हैं। तुमने हमेशा सिविल जज सुना है, सिविल जज का पेपर, सिविल जज का पेपर, ठीक है। तो जज मतलब सिविल केसेस से डील करना, जज थोड़ा सा वाइडर टर्म है, इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों आ जाते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट बस क्रिमिनल चीजों से डील करते हैं। तो कभी किसी गाड़ी के पीछे देखो ना मजिस्ट्रेट, समझ जाना उनकी डीलिंग किससे है, क्रिमिनल केसेस से। ऐसे ही जब डिसीजन दिए जाते हैं तो जो ऑर्डर है वो वाइडर टर्म है, ठीक है। डिक्री मतलब क्या, सिविल कोर्ट का डिसीजन, दैट्स इट। सिविल मतलब छोटे केसेस हो गए, क्रिमिनल मतलब बड़े केसेस हो गए, ठीक है। तो बस यहाँ आप बिजनेस लॉस पढ़ रहे हो ना, तो बिजनेस लॉ में ना कहीं सिविल मैटर मेजोरिटी आप पढ़ते हो, क्रिमिनल केसेस आप नहीं पढ़ते, इसलिए यहाँ पे कोर्ट की हमेशा डिक्री वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक। क्लैरिटी है, तो ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स मैंने बताया, ठीक है। चलिए, पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, इनकेपेसिटी पार्टनर, मिसकंडक्ट, ये सारी बातें याद आ रही होंगी आपको, ठीक। चलिए, फिर उन्होंने यहाँ पे आखिर में क्या बताया, डिसोल्यूशन के क्या बताया, कॉन्सिक्वेंसेस बताए जो भी हमने आज पढ़े, क्या, कंटिन्यू लाइबिलिटी, जब तक आप क्या नहीं देते हो, पब्लिक नोटिस नहीं देते हो। राइट टू एनफोर्स दी वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के भी टाइम पे आपका राइट बना रहेगा, अभी बस हेडिंग हेडिंग दिए। एक्सटेंड दी कंटिन्यू अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के बाद भी एक दूसरे से अथॉरिटी है, बाइंड करेंगे हम, ठीक है। सेटलमेंट हमने देखा कैसे सेटलमेंट करते हैं, लॉस के केस में, प्रॉफिट के केस में। पर्सनल प्रॉफिट अर्न आफ्टर द डिसोल्यूशन मस्ट बी अकाउंटेड, पर्सनल प्रॉफिट को लेकर या पर्सनल लॉस को लेकर कैसे हमें डील करना है। तो कुल मिलाकर बस ये टॉपिक दिए और उसके बाद खत्म। जैसे ये चैप्टर खत्म होता है प्लीज बच्चे ये क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। होमवर्क, होमवर्क क्या है, ये एमसीक्यू तो फटाफट बुक में ही लगा सकते हो तुम, ठीक है। ये आंसर्स, यहाँ क्वेश्चन है ये 3 क्वेश्चन दे रखे, कुछ ज्यादा इस चैप्टर में है भी नहीं। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। डिसोल्यूशन, हाँ ये हो ही चुका है। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस द प्रोविजन ऑफ द इंडियन, यहाँ पे आपको वेंडर्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस, कब कब डिसोल्यूशन होता है, तो अभी हमने जो मोड देखे वो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी, नॉर डज इट इम्पोज एनी पेनल्टी फॉर द नॉन रजिस्ट्रेशन। ये लाइन पढ़ी और ये क्या लिखा है, इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन, क्या पूछा जा रहा है। अब देखो इन्होंने इतनी मेहनत करके ये लाइन चिपकाई है तुमको, तो तुम्हें क्या इस लाइन को एक्सप्लेन करना बनता है, हाँ। साफ लिखा है इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए, प्रकाश मतलब इसको थोड़ा सा फोकस करिए और इसे ध्यान पे रखते हुए हमें बताइए नॉन रजिस्ट्रेशन करने के क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो आप पूरा बता देंगे भैया, लेकिन आप इन 2 लाइन को नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अभी आपकी बुक की ही बात करूं, आपकी बुक ने क्या प्रेजेंटेशन दे रखा है, देखो इट इज ट्रू, हाँ दिया था ये वाला होमवर्क मैंने, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, इट इज ट्रू टू से दैट डज नॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंपलसरी, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, मैं ये बस बोलना चाह रही हूँ। अब क्या करेंगे हम ना, सीधा लिखना चालू कर देंगे, भैया अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया ना तो ये सारी चीजें, ये सब तो पूरा बुक का मॉड्यूल का ही पूरा कॉपी पेस्ट है, ठीक है। लेकिन बस मैं चाह रही हूँ कि प्लीज इस लाइन को फिर भी एक बार डालिए, बताइए कि हम टोटली अग्री करते हैं स्टेटमेंट से, ये ट्रू है, ये करेक्ट है, इस तरीके से प्रेजेंटेशन रखोगे, क्योंकि आपके जो आंसर होते हैं उसमें ना मार्किंग रहती है कि भैया इतने नंबर इतने होंगे, इसके लिए इतने होंगे, तो प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कर लेंगे क्या, पक्का। चलिए तो कुछ केसेस देख लें, क्या दे दूं क्या कुछ केसेस, चलो
है ना, अभी तो टाइम, बहुत टाइम है। 2 मिनट, थोड़ा आंसर छुपाने का काम तो करूं मैं। क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, चुप रहो। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस। यार पहली क्लास सुबह से जब पढ़ते हो ना, तो मेरी क्लास के बाद ब्रेक लेते हो तुम लोग। बदमाश बच्चे हो तुम लोग। आदि सर ने तुम लोग की बातों को सीरियसली ले लिया। तुम लोगों ने ऐसा ऐसा क्या बोला भैया को, मैंने कहा भैया बात नहीं सुनो इन लोग की, पढ़ाओ, लेकिन भैया माने नहीं। मैं कहा नहीं यार चलो, इतना बोला, इतनी रिक्वेस्ट, पिघल गए। उनको भी सोना है। हाँ, मुझे बताया कि तुम लोग को छुट्टी की रिक्वायरमेंट है, तो अभी इस महीने तो अपन पढ़ते हैं, करेंगे भी तो जून के स्टार्टिंग में करेंगे। ठीक है, चलेगा ना? करेंगे भी तो। क्या करोगे छुट्टी लेकर? कितने बच्चों को बाहर जाना है जरा बता। आज ही जाना है? अरे भाई, आ जाएगा ना? तो वो जाना जाना नहीं है, बाहर जा रहे हो, जबलपुर छोड़ के जा रहे हो, जिस कारण से छुट्टी हो जाएंगे। हाँ तो स्टार्टिंग में देंगे ना, थोड़ी बहुत छुट्टी, ज्यादा नहीं मिलेगी, पहले ही बोल दिया। यार 3 दिन यार, मतलब कहाँ, काफी है। 1 हफ्ता, 6 दिन। 3 दिन बस। देखो पहली बात सुन लो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और मैं छुट्टी देने के बिल्कुल अगेंस्ट रहती हूँ। प्रोफेशनल्स को छुट्टी मिलती ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ट्राई कर रहे हैं हम, है ना? सॉरी, जून। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं हम तुम्हें छुट्टी देने का। ठीक है, तो पहली बात तो ये, छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगी। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। और तू बाहर कहाँ जा रहा है? तू तो पहले ही घूम के आ चुका है, फिर से जाना है? अब किसको फंसाएगा? फंसा देता है। चलो बच्चों, खुद ही फंस गया वो। हमारा ग्राहक लौटा दिया इसने, बताओ। इसमें हमारी क्या गलती है? हमें क्या पता था यार, हमें तो जेन्युइन लगा यार। हद हो गई, हमारे साथ केस हो गया। चलो, मिटा दिया मैंने, है ना, सब आंसर। चलो चलो चलो, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो। हाँ जी। ABC partner in a firm, पक्का? The firm was dissolved in the 1st June. After dissolution, A purchased goods from X in the name of the firm. X did not know about the dissolution. अब बताओ, क्या फर्म डिसॉल्व होगी? सॉरी, क्या एक्स के लिए लाइबल होगी फर्म? होगी कि नहीं होगी? अब यहां मुझे बताओ, कहीं कोई हिंट दे रखा है क्या? हाँ बोलने वाला भी सही होगा, ना बोलने वाला भी सही होगा। प्लीज थोड़ा सा अजम्पशन पे ध्यान देना है। एबीसी भैया पार्टनर्स थे, फर्म डिसॉल्व हो चुकी है 1st जून। आफ्टर डिसोल्यूशन ए परचेज गुड्स। हम ये मान रहे कि भैया पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो फर्म लाइबल है। पब्लिक नोटिस दिया, फर्म लाइबल नहीं है। बिल्कुल, बस थोड़ी सी क्लैरिटी रखना, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ूंगी। आप मुझे अपनी कॉपी दिखाएंगे कृष्णा बेटा? एक वाला केस तो अपन ने क्लियर कर लिया था, है ना? ठीक है, एक तो दो कृष्णा है, पहला समझ में आ गया।
ठीक है कृष्णा जी, कॉपी प्लीज हमें दिखाएं। ठीक है, मिथ होती है ऐसे। देखो नंबर बढ़ते तो मैं बढ़ा भी देती हूँ, सामने वाले से गलती भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज कॉपी दिखाकर बात करेंगे। मैं ऐसी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती, मुझे रिटर्न प्रूफ चाहिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एबीसी डिसॉल्व देयर फर्म। ठीक है, ऑल्सो गिव पब्लिक नोटिस इन न्यूज पेपर, ऑफिशियल गैजेट, हर जगह बता दिया। आफ्टर दैट ए परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स इन द फर्म नेम। कौन लाइबल है? फर्म लाइबल है? पहले तो बताओ। फर्म लाइबल नहीं है, तो लाइबिलिटी ए की खुद की बनेगी। समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट, अब तुम लोग पहले पढ़ लो। ऊपर वाला। चलो, एबीसी पार्टनर्स है। ठीक है, एबीसी क्या है? पार्टनर्स है। सी की डेथ होती है, मैं क्वेश्चन बना देती हूँ। आफ्टर सी की डेथ, ठीक है, ए एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्स। एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है इन द नेम ऑफ द फर्म। क्या फर्म लाइबल है? फर्म लाइबल है, पहला क्वेश्चन। ये अलग अलग क्वेश्चन बनाते जाऊंगे। ठीक है, फर्म लाइबल है क्या? फर्म लाइबल है। ए बी सी तीनों लाइबल है। क्या सी की लाइबिलिटी है? सी की लाइबिलिटी नहीं है। बिफोर डेथ की है क्या? बिफोर डेथ की है क्या? बिफोर डेथ की है। ठीक है, देखो एबीसी पार्टनर्स है। ठीक है, सी की क्या हो जाती है? डेथ। आफ्टर सी डेथ ए एंटर, एक एंटर होते हैं, तो अब इसके बाद खत्म भैया। सी का जितना भी प्रॉपर्टी है ना, जिससे भी प्रॉपर्टी से रिकवरी किया जाएगा, पुराने का किया जाता है, उसके बाद का नहीं। नेक्स्ट, एबीसी पार्टनर्स बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। बी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है कब? 1 जुलाई। लेटर, बाद में पता चलता है, ए बोरो मनी फ्रॉम एक्स इन द फर्म नेम। फर्म के नेम से वो बोरो करता है, तो क्या ये तीनों के तीनों पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है क्या? किसकी लाइबिलिटी होगी और किसकी नहीं? ए और सी की लाइबिलिटी होगी, बी की क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो हमें नोटिस के भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो उन्होंने नोटिस का भी जिक्र नहीं किया है, आप इसको साफ बोलेंगे इंसॉल्वेंट लाइबल नहीं है, पहले के कामों के लिए लाइबल है, अब उसके बाद के नहीं। और इसमें साफ लिखा है ए ने बोरो किया मनी फ्रॉम दी एक्स इन दी फर्म नेम। ठीक है, चलिए ए बी सी पढ़ो क्वेश्चन तुम लोग, तब तक मैं आगे के आंसर छुपाऊं। A, B, C are partners, but X only knows A, B are the partner. पार्टनर तीन थे। ठीक है, एक्स किसको जानता था? ए को जानता था और बी को। सी रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया फ्रॉम दी फर्म। फर्म से अगर वो रिटायर हो गया है, आफ्टर रिटायरमेंट ए टेक लोन, ए ले लेता है लोन फ्रॉम दी एक्स। मैं उसमें केस जोड़ रही हूं। और पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता है, पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता है, एक्स से लोन लिया जाता है बाय दी ए। अब मुझे बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की? ए की अकेले की। क्यों? क्योंकि सी क्या है? सो रहा है, डॉर्मेंट पार्टनर है ना, सोतू है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या बोलता है? ए बी डिसॉल्व द फर्म। क्या लिखा है? प्राइवेटली। इसका मतलब क्या? पब्लिक नोटिस नहीं दिया। एक्स सप्लाई करता है गुड्स किसको? फर्म को, बिलीविंग इट इज स्टिल एग्जिस्ट। तो कल को अगर एक्स केस करता है, तो ए और बी लाइबल रहेंगे क्या? रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रीजन क्या है? पब्लिक नोटिस नहीं दिया। प्राइवेटली आपने खत्म कर दिया, एक्स को तो लगेगा ना कि भैया सेक्शन कौन सा चल रही है, 45 ही चल रहे हैं सारे, है ना। नेक्स्ट, रुक तो जाओ। ए बी डिसॉल्व द फर्म। ए बी डिसॉल्व द फर्म। एक्स पर्सनली न्यू अबाउट द डिसोल्यूशन। एक्स सप्लायर है, उसे पता था, ये क्या पता था? फर्म खत्म हो चुकी है। इवन दो नो पब्लिक नोटिस वॉज गिवन, ए बी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, उन्होंने नोटिस नहीं दिया, लेकिन एक्स को, सप्लायर को ये बात पता थी। लेटर ए परचेज फ्रॉम द गुड्स। एक पार्टनर जाकर एक्स से खरीद लेता है जबकि डिसॉल्व हो चुकी है, बताया नहीं गया है। अब मुझे बताओ एक्स क्या फर्म से रिकवर कर पाएगा? रीजन, नोटिस नहीं दिया। हाँ, ये फर्म की गलती है, लेकिन आपको तो ये बात पता, आपके नोटिस में तो थी ना, तब आप जाकर क्यों ये काम करते हो? डन। नेक्स्ट,
नेक्स्ट एबीसी वर पार्टनर इन अ क्लोथ बिजनेस। वर लिखा है मतलब थे, अब डिसॉल्व हो चुका है। आफ्टर डिसोल्यूशन ए परचेज क्लोथ स्टॉक फ्रॉम वाई विदाउट पब्लिक नोटिस। क्यों लायबल है? नोटिस नहीं दिया, और हम उन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जो काम रेगुलर नेचर के थे जब आप बिफोर डिसोल्यूशन करते थे। क्लैरिटी है? नेक्स्ट रीजन, एबीसी एक मेडिकल स्टोर चलाते थे। आफ्टर डिसोल्यूशन ए परचेस करता है एक ट्रक इन अ फर्म नेम विदाउट पब्लिक नोटिस। भैया हम मेडिकल स्टोर वाला काम करते, तो ये रेगुलर बिजनेस वाला काम नहीं है। ये रेगुलर बिजनेस वाला काम नहीं है। काम किस नेचर का है? इरेगुलर नेचर का। तो सामने वाले को सवाल जवाब पूछने चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट। एबीसी पार्टनर्स है, एक्स रिटायर हो गया है और उसने पब्लिक नोटिस दे दिया था। लेटर फर्म डिसॉल्व हो जाती है, बाद में जाके फर्म डिसॉल्व भी हो जाती है। ए बोरो करता है मनी फ्रॉम द एक्स। ये एक्स पैसा किससे रिकवर करेगा? एक्स ये पैसा किससे रिकवर करेगा? सी से कर पाएगा क्या? ए बी सी पार्टनर्स, एक्स रिटायर और उसने ये पब्लिकली बता दिया, सॉरी सी रिटायर, उसने ये पब्लिकली बता दिया भैया मैं नहीं हूं। ए और बी बचे। लेटर फर्म डिसॉल्व होती है, ठीक है, उन्होंने अपने फर्म के डिसोल्यूशन के बारे में तो नहीं बताया, ठीक है, तो हाँ ए बी लाइबल हो जाएंगे एक्स उनसे। लेकिन रुको, अब सिचुएशन ये है, देखो इसमें लिखा तो नहीं है ना पब्लिक नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, डिसोल्यूशन का। बस इन्होंने क्या बोला है, सी रिटायर और पब्लिक नोटिस देता है अपने रिटायरमेंट का। तो अब पहला अजम्पशन, ए बी ने अपना डिसोल्यूशन के बारे में नहीं बताया, तो लाइबल कौन हो जाएगा? ए और बी। बताया है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिचुएशन बताती हूँ, तो ओनली ए। बात समझ में आई? बन जाएगा क्या? चलो तो यहां पे हम करते हैं सभा को समाप्त। एक डाउट पहले सॉल्व कर लू। बेटा क्या समझना था? विल बेटा पेज नंबर बता कहाँ है? ये समझना था। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल, ये कंसेप्ट याद आ रहा है किसी को? सेक्शन 43 क्या है बताओ? नैतिक बता, सेक्शन 43 क्या बोलते हैं? हैं ये तो एट इवेंट वाला बता दिया, कंटिजेंसी अपनी इच्छा से। वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल। पार्टनरशिप का टाइप दो होते हैं, एक होता है फिक्स, आपने टाइम बता दिया, कोई इवेंट बता दिया, या फिर आपने कोई फिक्स टाइम इवेंट नहीं बताया, अपनी खुद की इच्छा बोला, ठीक है। चलो अगर पार्टनरशिप का पैटर्न विल वाला है, द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स गिविंग नोटिस इन राइटिंग। कोई भी एनी ऑफ द पार्टनर, हमने कहा हम है पार्टनरशिप एट विल, मैंने आपको नोटिस दिया, मैंने अपनी इच्छा बताई, गिविंग नोटिस राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व। तो मैं अपनी इच्छा बता रही हूँ और आप लोग सबको ये मैं नोटिस दे रही हूँ रिटर्न फॉर्म में कि भैया मैं इसे डिसॉल्व करना चाहती हूँ। इन केस ऑफ डेट इज मेंशन इन दी नोटिस। पहले बताओ, पहला ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है। दूसरा, अब इस नोटिस में या तो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है किस डेट से हम बंद कर देंगे, 1 जुलाई से हम बंद कर देंगे, 1 जून से हम बंद कर देंगे, 1 अगस्त से हम बंद कर देंगे। डेट मेंशन है तो गुड, उस डेट से। अगर डेट मेंशन नहीं है तो जिस दिन नोटिस दिया तब से, ठीक है। In case date is mentioned in the notice, firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the dissolution, or in case no date is mentioned from the date जिस दिन मैंने आपको बताया, आज बताया तो आज से डिसकंटिन्यू। क्लियर है? पक्का? चलो यहाँ पे चैप्टर होता है ओवर। अब जरा